नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो पहली क्राइम की कहानी है वो है नूह, हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। अकबर ने बीटेक करने के बाद सोचा था कि उसे जल्द ही कोई ना कोई प्राइवेट जॉब मिल जाएगी और उसके परिवार की स्थिति सुधर जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 महीने तक कई ऑफिसों में इंटरव्यू देने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। ऊपर से घर की जमा पूंजी भी खर्च हो गई। अकबर के परिवार में उसकी मां के अलावा 2 छोटे भाई जावेद और नावेद थे, जिनकी उम्र 16 और 12 साल थी। वे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। घर का खर्च चलाने के लिए अब मां को अपने जेवर बेचने पड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में अकबर समझ गया कि अब उसे कुछ न कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा, वरना परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अकबर अपने ही विचारों में डूबा सड़कें नाप रहा था, तभी किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक पड़ा। अरे इकबाल, तुम! दोनों गर्मजोशी से गले मिले। इकबाल हाई स्कूल में उसका मित्र बना था और 12वीं कक्षा तक साथ में था। उसे पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर अकबर को अपने पिता के कारण बीटेक में दाखिला लेना पड़ा। मगर जब अकबर बीटेक में तीसरे साल में था, तभी उसके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अकबर के पिता एक प्राइवेट ऑफिस में अकाउंटेंट थे। उनके मरने के बाद जो पैसा मिला वो अकबर की पढ़ाई में लग गया था। 12वीं कक्षा पास करने के बाद इकबाल कहाँ चला गया, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई और आज 5 साल के बाद इकबाल उसके सामने था। अकबर के बदन पर जहाँ मामूली कपड़े थे, वहीं इकबाल ने बढ़िया सूट पहन रखा था। उसके रंग ढंग बदल गए थे। दोनों एक होटल में बैठकर बातें करने लगे, एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगे। अकबर ने कहा, बीटेक करने के बाद मैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में धक्के खा रहा हूँ। यही नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, उन्हें शुगर की बीमारी है। माँ ने एक कंपनी में 2 लाख रुपए फिक्स करा दिए थे और 4 साल बाद 4 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन वो कंपनी साल भर बाद ही लोगों से करोड़ों रुपए लेकर चंपत हो गई। इस घटना ने मुझे बड़ा विद्रोही बना दिया है। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैंने भी तेरी तरह बहुत धक्के खाए हैं। कुछ नहीं मिलता इन नौकरियों में, बस घर की दाल रोटी चल सकती है। इकबाल के स्वर में कठोरता शामिल हो गई थी। अगर तुम शान से जिंदगी बिताना चाहते हो तो कल शाम को मुझसे मिलो। फिर उसने अखबार के एक टुकड़े पर कोई पता लिखकर दे दिया। अकबर ने वो पर्ची लेकर अपनी जेब में रख ली। इकबाल आगे बोला, मेरे पास एक ऑफर है, अगर मंजूर हो तो वही बता देना और अगर ना हो तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। उसके बाद अकबर और इकबाल अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। अगले दिन इतवार था। अकबर को कहीं इंटरव्यू नहीं देना था, इसलिए उसने इकबाल को आजमाने का फैसला किया और उसके बताए हुए पते पर जा पहुंचा। मकान का गेट इकबाल ने ही खोला और उसे अंदर ले गया। चाय तैयार थी। चाय का कप अकबर को देने के बाद इकबाल ने अपनी बात शुरू की। देखो अकबर, मैं जानता हूँ कि तुम एक शरीफ आदमी हो, मगर अब शराफत का जमाना नहीं रहा। मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं तुम्हारी तरह। शायद जिंदगी भर धक्के ही खाता रहता अगर मुझे नासिर भाई ना मिलते। क्या शानदार दिमाग है उनके पास। यकीन करो, मैं उनके साथ रहकर हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूँ और कभी कभी उससे भी ज्यादा। इकबाल की बात सुनकर अकबर हैरान रह गया। 1 लाख? वो कैसे? हम बड़े काम में हाथ डालते हैं, गाड़ियाँ बाइक छीनते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में डकैती डालते हैं। 1 महीने में 2-3 वारदातें भी कर ली तो 1 लाख आसानी से बन जाता है, इकबाल ने कहा। अकबर सन रह गया। वो जानता था कि बेरोजगारी के इस दौर में अपना हक छीनना ही पड़ता है, मगर इकबाल तो उससे भी ऊपर की चीज था। वो बोला, मगर यार, इसमें तो बहुत खतरा है, पकड़े जाने का और जान जाने का भी। मेरी जान, खतरे के बगैर कोई खेल नहीं खेला जाता। वैसे हमारी तरह के लोग इसलिए पकड़े जाते हैं कि पुलिस को मुखबरी हो जाती है या कोई साथी गद्दारी कर जाता है, लेकिन यहाँ अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि नासिर भाई पुलिस में है, वे सब संभाल लेते हैं। पहले हम सिर्फ 2 लोग थे, मगर अब हर वारदात में एक ऐसा बंदा जरूर रखते हैं जो अपने काम में पारंगत हो। जैसे पिछली बार हमारे साथ तिजोरियों का लॉक तोड़ने वाला एक माहिर आदमी था, इकबाल ने कहा।
तो ऐसा एक बंदा स्थायी रूप से क्यों नहीं रख लेते? अकबर ने सुझाव दिया। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हमारी ग्रुप की परंपरा है कि एक बंदा सिर्फ एक वारदात में साथ देता है। इस बार खेला बड़ा है, इसलिए भरोसे के आदमी की जरूरत है। हमें कंप्यूटर का एक माहिर आदमी चाहिए। तुमने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हमारा काम बड़ी आसानी से हो सकता है। 3-4 करोड़ का खेल है। अगर कामयाब रहे तो 50 लाख तेरे, 50 लाख मेरे और बाकी नासिर भाई के। अगर मंजूर है तो बताओ, इकबाल बोला। 50 लाख की बात सुनकर अकबर की आंखें फैल गई। अगर उसे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी गई तो गुजारा भरी हो पाएगा, और कहाँ 50 लाख। वो कुछ सोचकर बोला, मुझे कुछ समय दो। हाँ, अभी बहुत समय है। ये काम 1 महीने बाद करना है, और ये पैसे रख लो। इकबाल ने 10-15 हजार रुपए निकालकर अकबर की जेब में ठूस दिए। फिर वो अकबर से बोला, पैसों की परेशानी से दूर रहे और अपना पहनावा ठीक कर, लेकिन बात बाहर ना जाने पाए। अकबर उसके स्वर में छिपी धमकी को समझ गया था। उसने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर के बाद वो अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर अकबर ने एक फैसला कर लिया था। अकबर ने माँ को कुछ पैसे देते हुए कहा कि उसने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली है। उसके दिए पैसों से घर के हालात में सुधार हुए। माँ के चेहरे पर छाए उदासी के बादल छटने लगे। 3 दिन तक सोच विचार करने के बाद अकबर ने इकबाल के ऑफर पर हामी भर दी। इकबाल खुश हो गया, मगर इकबाल का ऑफर इतना आसान नहीं था। फिर भी भूखे मरने से तो अच्छा ही था वो इकबाल का साथ दे और अपने हालात को सुधारे। अगले दिन सब इंस्पेक्टर नासिर अकबर से मिलने उसी घर में आया। वो आम पुलिस वालों की तरह हट्टा कट्टा था और उसके माथे पर जख्म का निशान था। नासिर के मिजाज में एक अजीब सी सख्ती थी, मगर बात करने का अंदाज नरम था। उसकी बातें सुनकर अकबर के अंदर समाया भय लगभग खत्म सा हो गया था। नासिर ने पूरी प्लानिंग इकबाल के सामने रखते हुए कहा, शहर के मेन रोड पर प्राइवेट बैंक की मेन ब्रांच है। ये ब्रांच इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ 3 शुगर मिल्स की पेमेंट जमा होती है। गन्ने के सीजन में यहाँ हर महीने 3 से 5 करोड़ रुपए जमा होते हैं। रकम के हिसाब से यहाँ सिक्योरिटी भी काफी सख्त है। शहर की एक एजेंसी उस बैंक को सिक्योरिटी देती है। बैंक में 3 सिक्योरिटी गार्ड है, 2 बाहर और 1 अंदर। उन पर काबू पाना मुश्किल नहीं है। असल समस्या है उस एजेंसी के सिक्योरिटी कैमरों और अलार्म सिस्टम। उन्होंने बैंक के एक कमरे को विधिवत अपना सिक्योरिटी रूम बना रखा है, जहां एजेंसी की एक कर्मचारी लड़की काम करती है। मैंने उसे खरीद लिया है, नासिर ने गर्व के साथ कहा और आवाज दी, सीजा। थोड़ी ही देर बाद कमरे में एक मॉडर्न लड़की दाखिल हुई। उसने जीन्स पर एक हल्की सी शर्ट पहन रखी थी। अकबर ने चौंक कर देखा। सीजा ने मुस्कुराते हुए इकबाल और अकबर से हाथ मिलाया। जब सीजा अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो अकबर ने पूछा, नासिर भाई, मेरा एक सवाल है। जब आपके पास सीजा मौजूद है तो फिर मुझे साथ मिलाने की क्या जरूरत थी? काम तो मेरा भी वही है जो सीजा करेगी। अकबर की बात सुनकर नासिर मुस्कुरा दिया और बोला, यार तुम्हें हमारी ग्रुप की परंपरा तो बताई होगी इकबाल ने। हमारे साथ हर बार अपने काम का माहिर एक बंदा जरूर होता है, और रही सीजा की बात तो वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करेगी। असल काम तो तुम ही करोगे, यानी पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को नाकारा बनाओगे। अगर सीजा ये काम करती है तो जाहिर है कि पुलिस वाले सबसे पहले उसी पर हाथ डालेंगे। घटना के बाद इसे कहाँ हमारे साथ फरार होना है। तुम लोग रिकॉर्डिंग गायब करोगे और सिक्योरिटी सिस्टम को नाकारा बनाओगे। बाकी सिक्योरिटी गार्ड के लिए मेरे पास एक प्लान है। तभी इकबाल बोल पड़ा, मगर भाई, हम नकाब पहनकर जाएंगे तो फिर सिक्योरिटी कैमरों की क्या समस्या? यार इकबाल, तुम्हें याद नहीं कि पिछली वारदात में तुम्हारा नकाब एक आदमी ने खींच लिया था? इसके अलावा 2-3 वारदातों के दौरान सिक्योरिटी कैमरों में हमारी चाल ढाल भी रिकॉर्ड हुई, इसलिए ये काम करना पड़ेगा। सीजा, तुम बताओ, तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसी अपने गार्ड्स को कितनी तनख्वाह देती है? सब इंस्पेक्टर नासिर ने इकबाल की वो बात याद दिलाने के बाद सीजा से पूछा। ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 हजार रुपए, वो मुंह बनाकर बोली। इसका मतलब है कि उन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है, नासिर ने कहा। बिल्कुल, बाहर वाले दोनों गार्ड्स खरीदे जा सकते हैं क्योंकि वे उस नौकरी से तंग है। हाँ, अंदर वाला गार्ड ईमानदार बंदा है, उसे खरीदना मुश्किल है। सीजा के पास पूरी जानकारी थी, उस पर हम लोग काबू पा लेंगे, इकबाल बोला। ये मीटिंग लगभग 1 घंटा चली। उन्होंने अपनी योजना के हर पहलू पर ध्यान दिया। उसके बाद वे इस वादे के साथ अपने अपने घरों की ओर चल दिए
कि वे इस प्लान की पूरी तरह रिहर्सल करेंगे। फिर अगले 20 दिन अकबर, इकबाल, सीजा और नासिर उस घर में इकट्ठा होकर रोजाना 1 घंटा अपने काम में लगे रहते। इस दौरान नासिर ने बैंक के बाहर वाले दोनों गार्डों को अपने साथ मिला लिया था। वो एक चालाक पुलिस वाला था और अपना हर काम बखूबी जानता था। ठीक 1 महीने के बाद आखिर वो दिन आ पहुंचा जिसकी तैयारी हो रही थी। सर्दियों का सूरज अपनी नरम धूप लिए चमक रहा था। प्राइवेट बैंक की उस मेन ब्रांच में लंच का समय हो गया था, लेकिन आज दोनों गार्ड्स गेट्स पर नहीं थे। थोड़ी देर पहले एक गार्ड खाना लेने के लिए चला गया था, जबकि दूसरा गार्ड वॉशरूम में था। ठीक उसी समय एक सुजुकी कार बैंक के गेट पर आकर रुकी। उसमें सवार 3 लोगों ने अपने चेहरों पर नकाब चढ़ा रखी थी और उन चारों के हाथों में आधुनिक हथियार थे। वे दौड़ते हुए आगे बढ़े। बैंक के अंदर घुसते ही उन्होंने गेट बंद कर दिया। अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो नासिर द्वारा चलाई गई गोली उसकी गर्दन में सुराख कर गई। नासिर मैनेजर के ऑफिस की ओर बढ़ा, जबकि इकबाल कैशियर के काउंटर की तरफ बढ़ गया था। अकबर दौड़ता हुआ कंप्यूटर रूम की ओर बढ़ा। वहां सीजा के साथ एक अन्य आदमी बैठा था। उसने उसके सिर पर पिस्तौल के दस्ते का वार करके उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद अकबर और सीजा ने सभी सिक्योरिटी कैमरों और अलार्म को निष्क्रिय कर दिया और उनकी रिकॉर्डिंग नष्ट कर दी। इसके बाद अकबर ने सीजा के सिर पर पिस्तौल के दस्ते का वार करके उसे भी बेहोश कर दिया। ठीक 10 मिनट के बाद जब तीनों लोग सफलतापूर्वक डकैती डालकर बाहर निकलने लगे तो नासिर के सिकंजे में मैनेजर की गर्दन थी, जबकि अकबर और इकबाल ने नोटों से भरे बैग उठा रखे थे। नासिर के पिस्टल की नाल मैनेजर की कनपट्टी से लगी हुई थी। बाहर के सिक्योरिटी गार्डों ने उन्हें देखते ही अपनी बंदूकें फेंक दी। अगर वे गोली चलाते तो मैनेजर की जान जा सकती थी। तीनों लोग हवाई फायर करते हुए बाहर निकले। मैनेजर को गाड़ी में बैठाकर इकबाल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद उन्होंने एक सुनसान जगह पर मैनेजर को गाड़ी से धक्का देकर गिरा दिया और आगे बढ़ चले। गाड़ी चोरी की थी, जो उन लोगों ने शहर से बाहर पहुंचकर एक जंगल में खड़ी कर दी। फिर आगे का रास्ता तीनों ने अलग अलग तय किया। नोटों के दोनों बैग नासिर अपने साथ ले गया था। बैंक में पड़ी डकैती का मामला 3 हफ्ते बाद ठंडा पड़ गया। डकैतों के चेहरे पर नकाब होने की वजह से कोई भी आदमी उन्हें पहचान नहीं पाया। इसके अलावा डकैतों ने ऐसा कोई सबूत घटनास्थल पर नहीं छोड़ा था जिससे कि उनका सुराग लगाया जा सकता। वैसे जांच करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने बाहर के दोनों सिक्योरिटी गार्डों पर शक जाहिर किया था, मगर वो उनसे कुछ उगलवा नहीं सके। ठीक 1 महीने बाद जाड़े की शुरुआत हो गई थी। ऐसी ही एक शाम को अकबर उस किराए के मकान में अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंचा, जो नासिर और इकबाल का अड्डा था। ये कार्यक्रम भी पहले से तय था। दोनों लोग कमरे में मौजूद थे। उन्होंने अकबर का स्वागत बड़ी गर्मजोशी के साथ किया। वे खूब खा पीकर बैंक डकैती की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। उन्होंने अकबर से भी शराब पीने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद नासिर ने इकबाल से कहा, अकबर को जल्दी घर जाना होगा, जाओ अंदर से बैग उठा लाओ। इकबाल बैग उठा लाया। तब नासिर ने कहा, कुल 2 करोड़ 75 लाख रुपए हाथ आए हैं। दोनों गार्ड के हिस्से के 5-5 लाख उन्हें पहुंचा दिए गए हैं। 25 लाख सीजा के और 50 लाख तुम्हारे हैं। बाकी मेरा और इकबाल का हिस्सा है। तभी अचानक अकबर की नजर अपने पीछे खड़े इकबाल पर पड़ गई, जिसने पिस्टल निकालकर अकबर की ओर तान दी। ये देखकर अकबर का कलेजा मुंह को आ गया था। वो हैरत से बोला, ये क्या कर रहे हो इकबाल भाई? नासिर साहब, ये सब क्या है? नासिर और इकबाल मुस्कुरा उठे। हमारे ग्रुप की परंपरा है कि हम हर वारदात में अपना साथी बदल देते हैं। तिजोरियों के माहिर का शव समुद्र में डुबो दिया था। उससे पहले एक अन्य घटना में गाड़ियों का सामान चुराने वाला हमारे साथ था। उसका शव इसी मकान के आंगन में दफन है। अभी हाल में हमने सरकारी खजाना लूटा था, जिसके लिए राइफल के एक निशानेबाज की जरूरत थी। बाद में हमने उसे भी यहीं दफना दिया। यहाँ ऐसे कई शव दफन है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे शव का क्या किया जाए। खैर, हम आपस में सलाह कर लेंगे। सीजा तो हमें 2-4 लाख जन्नत की सैर कराएगी, फिर उसके बारे में सोचेंगे कि क्या करना है। नासिर की बात सुनकर अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बारी बारी से नासिर और इकबाल से दया की भीख मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अकबर सीजा के बारे में सोच रहा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। फिर धाई की आवाज के साथ गोली चली।
लेकिन अकबर को दर्द का एहसास नहीं हुआ। मगर इकबाल की चीख कमरे में गूंज उठी। उसके दाएं हाथ में गोली लगी थी और पिस्टल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। नासिर ने चौंक कर पीछे देखा। वहां रिवॉल्वर हाथ में लिए सीजा खड़ी मुस्कुरा रही थी। अकबर सॉरी, मुझे कुछ देर हो गई। तुम ठीक तो हो ना? वो रिवॉल्वर से इकबाल को और नासिर को कवर करती हुई बोली। सीजा को इस रूप में देखकर नासिर बौखला उठा था, जबकि इकबाल अपने जख्मी हाथ का खून रोकने की कोशिश कर रहा था। अकबर बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो आगे बढ़कर सीजा के गले लग गया। तभी नासिर घुर्रा कर बोला, ठीक है, खूब गले मिलो, लेकिन यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। ये बात तुमने गलत कही, अभी देख लेना। खैर तुमने अपनी परंपरा बता दी, अब मेरी भी परंपरा सुन लो। मैं जिन पर शक कर लेता हूँ उन्हें उनकी गलती की सजा जरूर मिलती है। अकबर ने कुटिल स्वर में कहा। नासिर बोला, कौन सजा देगा मुझे? तुम? फिर उसने ठहाका लगाते हुए अपनी जेब की ओर हाथ बढ़ाया। तभी पुलिस कमिश्नर और कई पुलिस वाले कमरे में घुस आए। हैंड्स अप, मैं तुम्हें सजा दूंगा नासिर, कानून तुम्हें सजा देगा। तूने पुलिस विभाग को बदनाम कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने गुस्से से कहा। पुलिस वाले नासिर और इकबाल को गिरफ्तार कर चुके थे। इकबाल और नासिर की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। दरअसल अकबर और सीजा एक ही कॉलेज में 12वीं तक साथ साथ पढ़े थे तथा एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन सीजा के पिता की अचानक मौत हो जाने पर उसे अपने गांव जाना पड़ा और वो वहीं रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी थी, जबकि अकबर ने बीटेक कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले लिया था। इसी कारण दोनों बिछड़ गए थे। जब नासिर ने सीजा का अकबर से परिचय कराया तो वे एक दूसरे से अपरिचित बने रहे ताकि इकबाल और नासिर को कोई गलतफहमी ना हो जाए। लेकिन वे उसके बाद एक दूसरे से बराबर मिलते रहे। दोनों को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वे नासिर और इकबाल का साथ देने को तैयार हो गए। लेकिन बैंक डकैती के कुछ ही दिनों के बाद जब बैंक के दोनों गार्ड्स की अचानक हत्या हो गई तो सीजा और अकबर को अपने बारे में सोचना पड़ा। नासिर और इकबाल ने अभी पैसों का बंटवारा नहीं किया था और कुछ दिनों बाद उन्हें उसी मकान में बुलाया था। लेकिन अकबर को शक हो गया था कि वे लोग उसे और सीजा को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए अकबर और सीजा पुलिस कमिश्नर जफर जिलानी से मिले, जो सीजा के दूर के मामा लगते थे। उन्होंने सारी बात जफर जिलानी को बता दी। फिर सीजा और अकबर ने वैसा ही किया जैसा पुलिस कमिश्नर ने उनसे कहा था। इस घटना के बाद कई डकैतियों और लूटपाटों का पर्दाफाश हो गया तथा काफी मात्रा में रुपए और जेवरात बरामद हुए। कई लोगों के गायब होने की गुत्थी भी सुलझ गई, जिन्हें नासिर और इकबाल ने मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस कमिश्नर जफर जिलानी सीजा और अकबर के व्यवहार तथा हिम्मत से काफी खुश हुए। उन्होंने दोनों को गवाह बना दिया। जल्द ही इकबाल और नासिर को सजा सुना दी गई, जबकि सीजा और अकबर को पुलिस के साइबर विभाग में नौकरी मिल गई। दोस्तों, आज की हमारी जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। ग्वालियर के दौलतगंज मोहल्ले में एक नाई परिवार रहता था। इस परिवार में बंसीधर सेन, बाबूलाल सेन, मोहनलाल सेन और ओम प्रकाश सेन 4 भाई थे। इनमें बंसीधर सेन को अपने पुश्तैनी धंधे में विशेष रुचि थी। उसने अपने धंधे में दक्षता प्राप्त करने के लिए अपनी ही जाति के गयासी नाई को अपना उस्ताद बना लिया था और उसके निर्देशन में बाल काटने और सैलून चलाने का प्रशिक्षण लेने लगा। गयासी नाई ने बंसी नाई की विशेष रुचि अपने धंधे में देखी तो उसने उसे परामर्श दिया कि वो किसी बड़े शहर में जाकर आधुनिक ढंग से इस कला को सीखे। बंसी नाई अपने उस्ताद गयासी नाई के परामर्श पर बाल संवारने की कला सीखने बंबई चला गया। वो एक संपन्न नाई परिवार का सदस्य था। बाड़े जैसे प्रमुख स्थान के निकट ही इस परिवार की 2 हवेलियां थी, इसलिए बंबई शहर का खर्चा सहन करने में बंसी नाई को कोई परेशानी नहीं हुई। कहा जाता है कि बंबई में बंसी नाई ताजमहल नामक होटल का खाना खाता था, जो बंबई का बहुत महंगा होटल माना जाता है। अपनी कला में दक्ष होकर कुछ समय बाद बंसी नाई ग्वालियर लौट आया। ग्वालियर में उसने बाड़े को जोड़ने वाले दौलतगंज मोहल्ले के प्रमुख बाजार में अपनी फर्म खोली। इस फर्म का नाम एवरग्रीन रखा। एवरग्रीन में बंसी नाई ने लगभग 15 नौकर रखे और आधुनिक तरीकों से उसने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में बंसी नाई इतना लोकप्रिय और स्तरीय सैलून वाला बन गया कि उसके ग्राहकों को फोन पर आने के लिए समय और नंबर मांगना पड़ता था। उसकी दुकान पर महिलाओं और पुरुषों की भीड़ लगी रहती थी।
बंसी नाई के ऊपर लक्ष्मी बरसने लगी थी। बाड़े से लगी हुई सरदार सीतोले की विशाल कोठी थी जो जादव महल के पास थी। सरदार सीतोले का ग्वालियर राजघराने से घनिष्ठ संबंध था। सरदार सीतोले प्रमुख सरदारों में रहे थे, इसलिए सरदार नाम पड़ गया था। वर्तमान में सीतोले साहब की कोठी महत्वपूर्ण हो गई थी। बाड़े जैसे प्रमुख स्थान से लगी होने की वजह से तथा जमीन की कीमत बढ़ जाने के कारण लोग सीतोले साहब से विशाल कोठी में बाहर और अंदर खाली स्थानों को प्लॉटों के रूप में मांगने लगे थे। सीतोले साहब ने बाहर के स्थानों को प्लॉटों के रूप में बेच दिया था, जिनमें दुकानें बना ली गई। अंदर भी कोठी के अलावा बहुत बड़ा मैदान था। बंसी नाई को भी पता चला कि कोठी के अंदर के खाली स्थान प्लॉटों के रूप में बिक रहे हैं, तो उसने भी वहां प्लॉट लेने की योजना बनाई। कहते हैं कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से जो उसे और सरदार सीतोले को जानते थे, बंसी नाई ने एक प्लॉट 1,05,000 रुपए में खरीद लिया और कच्ची लिखा पड़ी हो गई। बंसी नाई ने प्लॉट का पूरा मूल्य चुका दिया। कहा जाता है कि यह एग्रीमेंट जुलाई में हुआ था। ये भी कहा जाता है कि इस समझौते में एसडी ऑफिस के पिछवाड़े के हिस्से में रहने वाले श्याम कुमार शर्मा का प्रमुख हाथ था। कुछ दिन बाद रजिस्ट्री कराने की बात तय हो गई थी। कहते हैं किसी वजह से मार्शल सीतोले ने अपनी कोठी का उस स्थान का प्लॉट बेचने का इरादा बदल दिया। तब बंसी सेन अपने 2 सहयोगियों ठाकुरदास और सिद्धमल सिंधी के साथ रात को लगभग 8 बजे सीतोले साहब की कोठी पर पहुंच गया और वहां पर ही सीतोले साहब ने बंसी सेन से लिखा पढ़ी वाले कागजात ले लिए तथा उसके पैसे उसे वापस कर दिए। उन रुपयों को उसने अपने ब्रीफ केस में रख लिया और अपने दोनों साथियों के साथ बाड़े की ओर चल पड़ा, जहां से उसे अपनी फर्म एवरग्रीन तक पहुंचना था। बाड़े पर अचानक बंसी सेन को महल गांव का श्याम कुमार, गोपी तथा बबली नामक व्यक्ति मिले और उन्होंने बंसी सेन से कहा कि वे अन्य कोई अच्छा प्लॉट देखेंगे। तब वे सभी व्यक्ति होटल पिंगसी में शराब पीने के उद्देश्य से चले गए। होटल में उन सब ने शराब पी तथा खाना भी खाया। 9 बजे रात को बंसी सेन अपने दोनों साथियों के साथ होटल से अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। तीनों बाड़े से दही मंडी नामक बाजार में घुस गए, जिसमें से निकलकर निकट ही दौलतगंज में बंसी सेन का सैलून था। दही मंडी कपड़ा मार्केट है। उस समय कपड़ों के व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। अचानक वे चौंक गए। 2-3 व्यक्तियों ने बंसी नाई और उसके साथियों को घेर लिया और उनमें से एक ने बंसी नाई के पेट में छुरा भोंक दिया था। बंसी सेन बुरी तरह से चीख उठा और उसकी चीख से सारे दुकानदार चौंक गए थे। बंसी नाई समझ गया था कि उसका ब्रीफकेस हड़पने के लिए ही उन पर हमला हुआ था, इसलिए उसने अपना ब्रीफकेस तुरंत ही अपने सहयोगी ठाकुरदास को थमा दिया था, परंतु उसी हमलावर ने ठाकुरदास की पसली में भी छुरा घुसेड़ दिया। फलस्वरूप ठाकुरदास की पकड़ ब्रीफकेस पर से ढीली पड़ गई और वो गिर पड़ा। हमलावर ठाकुरदास के हाथ से ब्रीफकेस छुड़ाकर दही मंडी के बाड़े की ओर भागे और फिर अदृश्य हो गए। घटना की सूचना मिलते ही हुजारत कोतवाली के टीआई श्री आर भटेरे तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बंसी सेन और ठाकुरदास को अस्पताल पहुंचाया, जहां बंसी सेन ने दम तोड़ दिया। ठाकुरदास बचा लिया गया था। इस सिलसिले में टीआई भटेरे ने श्याम कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी बाद में जमानत हो गई। पुलिस खोजबीन के बाद घटना इस प्रकार से बताई जाती है। रुपयों की वापसी की खबर किसी के द्वारा श्याम कुमार को लग गई थी। उसने बबली और गोपी नामक व्यक्तियों को अपने साथ लिया और रुपए जबरदस्ती छीनने की योजना बनाई। उन्होंने पहले होटल पिंगसी में खाना खाया और बाद में श्याम कुमार ने गोपी और बबली को बंसी सेन के पीछे लगा दिया, जिन्हें अवसर मिलते ही बंसी सेन का ब्रीफकेस छीन लेना था। श्याम कुमार स्वयं सीतोले की कोठी के पीछे खड़ा होकर इनकी प्रतीक्षा करने लगा था। गोपी और बबली ने दही मंडी में बंसी सेन से बैग झपटने की कोशिश की थी, परंतु बंसी सेन ब्रीफकेस को मजबूती से पकड़े था, इसलिए बबली ने उसे छुरा मार दिया था। बाद में ठाकुरदास के हाथ में ब्रीफकेस पड़ जाने से गोपी ने उस पर भी छुरे से हमला कर दिया और ब्रीफकेस छीनकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। सीतोले की कोठी के पीछे जाकर तीनों ने हिस्सा बांट लिया था। फिर तीनों अलग अलग दिशाओं की ओर चल दिए थे। दौलतगंज के व्यवसायियों ने सरेआम इस प्रकार की वारदात पर अपना रोष व्यक्त किया, तो पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि हत्यारे शीघ्र ही पकड़ लिए जाएंगे। तब कई नागरिकों ने यातायात पुनः प्रारंभ होने दिया। टीआई श्री आर भटेरे हुजारत ने
बड़ी तत्परता से इस केस को सुलझाने का प्रयास आरंभ कर दिया था। उन्होंने श्याम कुमार शर्मा के बाद सरदार सितोले से पूछताछ की, परंतु उन्होंने किसी भी लिखापढ़ी का होना अस्वीकार कर दिया। ऐसी स्थिति में टीआई भटोले ने मार्शल सितोले को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। टीआई भटोले अब अन्य मुजरिमों की तलाश में लग गए। उन्हें मालूम हुआ कि इस केस से संबंधित गोपी नामक व्यक्ति गोवा की राजधानी पणजी में कहीं है। भटेले ने तुरंत इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त की तो उन्हें शीघ्र ही अन्य जानकारियां मिली। गोपी सिंधी पणजी में एक बस के गाइड का काम कर रहा था। ग्वालियर पुलिस ने गोवा के पणजी नामक स्थान में गोपी को एक बस में टूरिस्टों को गाइडेंस देते समय गिरफ्तार कर लिया और उसे ग्वालियर ले आए। पुलिस के सामने गोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि बबली सिंधी दिल्ली में कहीं था। फिलहाल ग्वालियर पुलिस बबली की खोज कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार हुए आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।